माता सावित्रीबाई फुले का भारतीय समाज के नव निर्माण में योगदान। तो ये एक ऐसा विषय चयन इसलिए किया गया कि उनका जो जीवन, अगर आप पूरा उनकी पूरा जीवन चरित्र उनका उठा के देखेंगे, और कई सारे हमारे विद्यार्थियों ने यहाँ बहुत अच्छे ढंग से उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो जब हम किसी समाज के निर्माण की बात करते हैं तो समाज निर्माण में दो तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि भाई किस तरह की सामाजिक व्यवस्था होगी, किस तरह की धार्मिक व्यवस्था होगी, किस तरह की आर्थिक व्यवस्थाएं होगी। और राजनीति हमेशा से ही अपना काम करती आई है, और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजनीति एक तरह से एक पावर है जो समस्त समाज में होने वाली गतिविधियों को कंट्रोल करती है, उसको जिसको नियंत्रित करती है। तो ऐसे समाज में जिसमें, क्योंकि आज हम एक ऐसी स्त्री के जन्म दिवस को, जिसको कह सकते हैं कि बनाने जा रहे हैं कि जो पूजनीय तो है ही, मेरे ख्याल से अनुकरणीय है, या बहुजन आंदोलनों में, जिसमें कह सकते हैं कि अगर स्त्रियों के योगदान की बात करें या बहुजनों के आंदोलन में एक, जिसको कह सकते हैं कि एक प्रथम प्रयास, या जिसको कह सकते हैं वो शुरुआत जिसने कि हमारे समाज को, जिसको कह सकते हैं कि इतिहास में एक विशेष महत्व दिया, या इतिहास के पन्नों को जब हम पलटेंगे, उनकी पुनर्विवेचना करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, तो हम पाएंगे कि किस तरह से एक स्त्री उस समाज के प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक मानकों से लड़ रही थी जो कि उसके लिए स्थापित किए गए थे। कि जैसे के लिए वो स्थापित किया गया था, हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं कि स्त्रियों को और शूद्रों को, इनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो उस मानक को पहली बार उनके, जिसको कह सकते हैं कि उनके गुरु, उनके पति, जिसको कह सकते हैं कि एक भारतीय समाज में बाल विवाह का, और जिसको कह सकते हैं कि बाल विवाह आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। हम लोग आज आज़ाद भारत में एक, जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष संविधान के अंतर्गत हमारी सारी नीति नियति बनती है, लेकिन उस नीति को किस नियत के साथ उसको स्थापित किया, उस नियत के साथ पालन किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब हमारा भारतीय संविधान उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से मनुष्य को उसकी मनुष्यता प्रदान करने का एक, जिसको कह सकते हैं, प्रयास किया गया था। और वो प्रयास, जिसको कहते हैं, बाबा साहब ने खुद अपने पहले जब संविधान प्रस्तुत किया था उस भाषण में ही कहा था कि कोई भी नियम कितना भी अच्छा बना दे, अगर उसको पालन करने की हमारी नियत नहीं होगी तो उस पर हम उसमें खड़े नहीं उतर सकते। और वो पहले व्यक्ति होंगे इस संविधान को आग लगाने वाले, इस नियम को बनाने वाले, कि अगर वो ठीक से फॉलो नहीं होगा तो वो पहले व्यक्ति होंगे। तो ऐसी व्यवस्था जिस कालखंड में, हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भी इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते इतिहास में घटनाओं का क्या महत्व है। तो 19वीं शती अगर आप उठा के देख लें तो वो एक क्रांति की, जिसको कह सकते हैं, पूरा एक शताब्दी के रूप में आप देख सकते हैं कि 1818 में भीमा कोरे गांव होता है। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले इसका उत्सव मनाया है। तो हमारा इतिहास अगर हम ठीक से पढ़ लेंगे, ठीक से समझ लेंगे, तो जो अभी हम अंडर प्रेशर रहते हैं या हमारा आत्मविश्वास गिरा होता है, जिस चीज को हमेशा गिराया जाता है, तो उससे कैसे आप उबर सकते हैं। तो उस इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे और माता सावित्रीबाई के जीवन काल को अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि समाज द्वारा स्थापित हर मान्यता को उन्होंने पुरजोर और एक सशक्त तरीके से उन्होंने उसको तोड़ा है। जब वो शिक्षा, अब जैसे अभी एक बच्चे ने यहाँ बोलते बोलते कहा कि 1848 में उन्होंने स्कूल की स्थापना की, तब तक उनकी उम्र जो है अमूमन 17 वर्ष आंकी गई कि 17 वर्ष की। तो आप ये सोचिए कि 9 साल की एक बच्ची, हम आज के ज़माने में 9 साल के बच्चे की क्या मैच्योरिटी होती है, तो एक 9 साल की बच्ची का जीवन जो विवाह उपरांत शुरू होता है, 17 साल की मैच्योरिटी आने तक, 18 साल आज की डेट में विवाह की उम्र मानी गई, 18 साल से पहले हमें वोट देने का अधिकार नहीं है। मतलब कि हमारी समझ इतनी परिपक्व नहीं होती कि हम अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकें। आज आधुनिक भारत में हम खड़े हैं, और आधुनिक भारत में 18 साल से पहले के युवा युवतियों को ये माना जाता है कि हमारी राजनीतिक सामाजिक समझ इतनी नहीं विकसित हुई है कि हम 5 साल के लिए किसी सरकार को चुने,
आप सोच सकते हैं कि आज से 200 वर्ष पहले की जो बात है कि 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत थी, उस समय का समाज किस तरीके का रहा होगा। तो जब उन्होंने पहली बार, जैसे सबने बताया कि उनके ऊपर जो है गोबर फेंका जाता था, वो गोबर फेंकना क्या था, वो एक जिसको कह सकते हैं वो प्रतीक था किसी के आत्मविश्वास को गिराने का और अपने वर्चस्व को बनाए रखने का। अगर चाहते तो उनके साथ वैचारिक रूप से वो संघर्ष, उनके साथ कहते ना वाद विवाद हो सकता था, संगोष्ठी हो सकती थी, उनसे बातचीत हो सकती थी कि भाई तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना है, स्त्री को क्यों नहीं पढ़ाना है। तो स्त्री को ना पढ़ाना, पढ़ लिया, ये तो तुमने गलत काम किया। और जैसे किसी ने बताया कि उनको उनके परिवार ने भी घर से बाहर निकाल दिया था, बहुत खुशी खुशी नहीं निकाला होगा। जब आपके समाज में ये मान्यता बहुत, जिसको कह सकते हैं चरमोत्कर्ष पर विकसित होती है कि ये काम गलत है। जैसे कहा जाता है, आज भी कहते हैं, जब लड़कियां अपने, जब वो पढ़ने जाती हैं तो माँ बाप को हमेशा एक डर लगा रहता है कि वो पढ़ने जाएगी तो लड़कों से बात करेगी, तो वो लड़का अपनी कास्ट का हो सकता है, दूसरी कास्ट का। तो हमारे समाज में ये एक अवधारणा है, ये एक मान्यता है कि लड़कियों को अपना विवाहित जो जिसको कह सकते हैं साथी है, वो खुद चुनने का अधिकार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, मतलब ये बेशर्मी मानी जाती है कि लड़की जो है अपना पति खुद ढूंढ रही है। क्या बात है, पढ़ने इसलिए थोड़ा ना भेजा था, पढ़ने भेजा था आपके सर्वांगीण विकास में। तो जब किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है तो उसमें बहुत सारी चीजों का विकास होता है, उसमें अपने निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो जो इनका पढ़ाना था या किसी भी लड़की का पढ़ाना था किसी भी समाज में, आज भी आप देखिए गरीबी तो एक कारण है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन एक समाज के पीछे, हर समाज में, चाहे वो आपका बहुजन समाज हो, चाहे वो आपका सवर्ण समाज हो, लेकिन सवर्ण समाज ने फिर भी, जिसको कह सकते हैं, एक हद तक इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो जो है इस बात को मजबूरी में ही सही, पर इस बात को उन्होंने अंगीकृत कर लिया कि भाई बच्चे बाहर निकलेंगे। तो आप मैट्रिमोनियल्स उठा के देख लीजिए, मैट्रिमोनियल्स में वो खुद लिख के देते कि नो कास्ट बार, लेकिन नो कास्ट बार में भी वो नो कास्ट बार बहुजन वर्ग के बच्चों के लिए नहीं है कि वो नो कास्ट बार, उनके सवर्ण में नो कास्ट बार हो सकता है, लेकिन आपको उन्होंने अपने कास्ट बार से तब भी बाहर रखा हुआ है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो उनके परिवार ने जो उनको घर से बाहर निकाला था, वो उनके समाज का एक प्रेशर था। उनके इतिहास पढ़िए, उसमें जगह जगह इस बात का उल्लेख आएगा कि उनके पिता, उनके बड़े भाई उनको ये कहते थे कि भाई समाज हमारा बहिष्कार कर रहा है। और आज भी आप अपने घरों में सुनते होंगे कि जब भी आप समाज से इतर कोई काम करने जाएंगे तो सब लोग ये कहेंगे लोग क्या कहेंगे। माँ बाप कहते भैया हमारी अपनी बात होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेंगे। समाज मतलब आपके जाति विशेष के लोग। तो जब उनके माता पिता ने उनको घर से बाहर निकाला तो वो स्वतः नहीं था, वो समाज का प्रेशर था कि हुक्का पानी बंद कर देंगे तो हमारे समाज में बैठोगे नहीं, तुम्हारे घर में खाना पानी बंद कर देंगे। एक तरह से उनका, जिसको कह सकते हैं कि सामाजिक बहिष्कार की धमकियां जो है उनको उनके परिवार को मिल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पिता ने कहा कि भाई एक बेटा जो है उसको घर से बाहर निकाल देना ज्यादा आसान है, जबकि खुद को समाज से, ये बड़ा डेयरिंग काम होता है बहुत, जिसको कह सकते हैं अपने समाज से लड़ाई करना सबसे, जिसको कह सकते हैं कठिन काम। तो जब उनके माता पिता ने उनको बाहर निकाला, ये वो पहला कदम था उनके संघर्षों का, जिसको कहते हैं स्वाभिमान की लड़ाई के साथ साथ समाज के संघर्ष के साथ साथ अपने परिवार से भी संघर्ष करना। फिर जब वो स्कूल जाती है, जो गोबर फेंकने की प्रवृत्ति मैंने बताई, वो कोई ऐसा नहीं था, उनके धर्म ग्रंथ नहीं कहते थे कि कोई स्त्री पढ़ती या पढ़ाती तो उसको गोबर फेंको। उनके धर्म ग्रंथ ने तो बिल्कुल निष्कासित किया हुआ था, लेकिन समाज ने कहा कि अरे ये तो सामाजिक मान्यता है, जो हमारा समाज जिन चीजों पे खड़ा हुआ है तो वो सब ध्वस्त हो जाएंगी। जब एक स्त्री पढ़ने लगेगी तो वो हमारे साथ वार्तालाप करेगी तो वो कहते हैं किसी को दबा के रखना कि तुम्हारी औकात क्या, तुम हमसे, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल लेवल हमसे कहाँ मैच करता है, कहाँ हम कहाँ तुम। वही बात है जो सवर्ण और बहुजनों के संघर्ष के बीच में है कि भाई हम हैं, तुम हमको चैलेंज कैसे कर सकते हो। तो अभी तक तो पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, जब पढ़ने का अधिकार संविधान से मिल गया तो जब आप पढ़ गए तो आपकी विचारधारा विकसित हो गई। जब विचारधारा विकसित हो गई तो आपने उनके धर्म ग्रंथों पे सवाल उठाना शुरू कर दिया। जब उनके धर्म ग्रंथ, क्योंकि उनकी सारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी व्यवस्थाएं जो है वो उसी पे टिकी हुई है। वो कहता है कि भाई अर्थ ग्रहण करने का आपको अधिकार नहीं है, आप अधिकारी नहीं है, आप श्रम करेंगे।
लेकिन आपको अपनी जमीन में उगाए हुए अन्न पे आपका अधिकार नहीं। वो किसका अधिकार होगा? वो साहूकार का होगा, वो आपके सामंतवादी व्यवस्था का होगा, जो उस गांव का मुखिया होगा उसका होगा। आपका धर्म, आपको क्या सिखाया गया है कि धर्म का पालन बिल्कुल उससे करना है, बिल्कुल रिजिडिटी के साथ। क्यों करना है? क्योंकि आपको धर्म उनकी स्लेवरी सिखाता है। जब तक आप किसी के गुलाम हैं तब तक आप बहुत अच्छे हैं, और जब आप उनकी गुलामी से संबंधित जो नियम है जब आप उनको तोड़ने की बात करेंगे तो आप बहुत खराब हैं। तो सावित्रीबाई फुले पर जो कीचड़ फेंकने का जो घटना थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनके केवल आत्मविश्वास को कम करने की बात नहीं थी, वो ये था कि तुम जो काम करने जा रही हो वो हमारे धर्म के विरुद्ध है। और एक बड़ा समाज, एक बड़ा तबका जो था वो उनके विरुद्ध खड़ा हुआ, जिसका कि उन्होंने उनके व्यक्तित्व पर ये घटना ने एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ा होगा। निश्चित तौर पर हम लोग कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हो, कोई कीचड़ में कोई गाड़ी बगल से निकल जाए, हमारा कपड़ा गंदा होता है, हम लोग का कॉन्फिडेंस गड़बड़ हो जाता है कि हम उस पार्टी में नहीं जाएंगे, मेरा कपड़ा खराब हो गया, हम जा रहे हैं वापस। लेकिन आप सोचिए 19वीं सदी का वो कालखंड देखिए जिसमें कि वो 2 साड़ी लेकर चल रही, कि उनके पास हर चीज की समस्या का समाधान था कि तुम एक साड़ी पर कीचड़ फेंकोगे तो मैं, मतलब उनका वो जो संकल्प था, जो दृढ़ संकल्प था, वो कितना अडिग था, कितना अटूट था कि समाज के केवल पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी उनके ऊपर जो है कीचड़ फेंकती थी, उनको बहुत बुरा भला कहती थी। और जिसको कहते हैं कि किसी के व्यक्तित्व को हिलाने की हर संभव जो है वो कोशिश की गई, लेकिन जो है वो अपने दृढ़ निश्चय से, क्योंकि उन्होंने उस चीज को महसूस किया था। आप ये सोचिए कि जब उन्होंने प्रथम विश्व स्कूल की स्थापना की थी तब उनकी क्या उम्र थी? 17 वर्ष कुछ नहीं होता है ना? तो एक तो ये। दूसरी चीज जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो समाज का जो दूसरा एक पक्ष उन्होंने जिसको महसूस किया, उनको ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया था। ये हमें भी किसी किताब, हम लोगों को तो बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी हमारी कितनी सोच विकसित होती है ये हमें देखना है उनके जीवन चरित्र को पढ़ने के बाद। कि जब उन्होंने इस बात को देखा कि ये सांकेतिक चीजें बहुत, हर किसी को जैसे होता है ना कि आप अलग दिखें, जैसे विधवाओं का जो सर मुड़वाने की जो परंपरा थी उसका महाराष्ट्र में बहुत, जिसको कह सकते हैं धार्मिक रूप से पालन किया जाता था। अगर कोई स्त्री ना भी चाहे कि उसके पति की डेथ हो गई है तो वो अगर अपना बाल मुड़वाने की उसकी नहीं है मंशा, तो भी जबरदस्ती जो है उसका बाल मुड़वाया जाता था। तो इसके लिए उनकी सोच देखिए कि उन्होंने वो पूरा उस समय का जो नाई समाज था उसको एकत्रित किया, जिसका कहते हैं संघर्ष कैसे करते हैं, संगठन बनाया उन्होंने। पहले जो समस्त नाई जो उस कृत्य में शामिल हुआ करते थे उनको एकत्रित किया, और उनकी नेतृत्व क्षमता को देखिए कि उनको प्रभावित भी कर लिया उन्होंने कहा कि भाई ये देखिए स्त्री के आत्मसम्मान, उसकी डिग्निटी, उसकी पहचान, उसके आत्मविश्वास की बात है। आप अगर वो खुद अपने मन से अगर वो बाल कटवाना चाहे, मुंडन करवाना चाहे, आप कीजिए, लेकिन जिसको कह सकते हैं समाज कह रहा है उसके लिए नियम बना दिए। ये वो चाहती है कि नहीं, नियम बनाने वाले कौन है और इस तरह का नियम किस लिए बनाया? तो उस संघर्ष में भी उनको सफलता मिली थी। दूसरी चीज ये कि जो विधवाएं हो जाती थी तो उनको एक जगह, उनको घर से निकाल देना, उनको कोई उठा के देख लीजिए, सबने थोड़ा इतिहास पढ़ा ही है कि किसी भी तरह की उनको अपने पिता या पति की संपत्ति में वो अधिकारी नहीं थी। तो जब वो विधवा हो जाती थी तो उनको घर से निकाल देते, एक अलग तरह की जगहों पर वो रहती थी, तो जिसमें कह सकते हैं कि कई सारे पुरुष लोग जो है वो उनका शारीरिक शोषण करते थे। और ऐसी लड़कियां जो कम उम्र में विधवा हो जाती थी, तो जब वो गर्भवती होती थी तो उनके बच्चों के पालन पोषण, उनको एक शेल्टर देना, तो आप देखिए कि सेंसिटिविटी कितनी थी स्त्रियों के प्रति, आने वाले बच्चे के प्रति, वो उनकी जो, जिसको कह सकते हैं कि जो समझ, एक संवेदनशीलता, जैसे अभी सर ने कहा और सर भी अपने दर्शन में बात कर रहे थे, कैसे श्रमण परंपरा जो है वो आपको श्रमशील होने के साथ साथ आपको जो संवेदनशील भी बनाती है। जब आप पसीना बहाते हैं, जब आप वो कहते हैं ना जिसके पैर ना फटे बिवाई, तो जब तक आप उस पसीने की इम्पोर्टेंस, महत्व को नहीं समझेंगे तब तक आप श्रम के महत्व को नहीं समझेंगे। तो इसीलिए पूरा जो डिस्कोर्स है हमारा आज के समाज का, कि किस तरह से माता सावित्रीबाई फुले ने समाज के एक जिसको कह सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर न केवल अपनी
अपना समझ विकसित की, बल्कि उसके उन्होंने उद्धार करने के लिए कैसे उसको रिफॉर्म किया जाए, कैसे सुधार किया जाए, उस पर भी उन्होंने अपनी बात की। और दूसरी चीज ये कि जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो बच्चे जो पैदा होते थे इस तरह की विधवा स्त्रियों से, तो उनके विषय में और उनके अध्ययन अध्यापन के लिए उन विधवा स्त्रियों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया कि जब वो पढ़ेंगी तो अपना उद्धार वो स्वयं कर पाएंगी, उनको किसी की जरूरत नहीं होगी। और इसी क्रम में जो है उन्होंने एक सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और उनके जीवन चरित्र को जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे कैसे कैसे उनका एक नाम क्रांति ज्योति भी रखा गया, या उनको उपाधि दी गई क्रांति ज्योति की। तो वो उपाधि क्यों दी गई, किस उपलक्ष्य में दी गई? जैसे मैंने कहा कि समाज ने जो जो मान्यताएं स्त्रियों के लिए बनाई थी उन सबको उन्होंने तोड़ा। तो उन्होंने जब ज्योतिबा फुले जी का जब निधन, महापरिनिर्वाण हो गया, तो वहां पे जो है, क्योंकि उनकी अपनी कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं थी, तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत लिखा हुआ है कि जो अंत्येष्टि करेगा तो जो आपकी अपनी संतान होगी, बायोलॉजिकल पुत्र जो होगा वही जो है उसका, और पुत्र ही करेगा, पुत्री नहीं करेगी। तो जब ये सब डिस्कोर्सेस चल रहे थे, बहुत ज्यादा वहां पे वो चल रही थी कि नहीं, जबकि उन्होंने एक बेटे को अडॉप्ट किया था जिसको अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर उसको डॉक्टर बनाया था। तो जब ये सब डिस्कोर्सेस हो रहे थे तो ये सारी चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। शिक्षा का ये महत्व होता है कि आपसे गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, आपको अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और वो तुरंत उठी, उन्होंने किसी से कुछ नहीं पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। उनकी शिक्षा ने उनको इतना मजबूत बनाया था कि उन्होंने डिसीजन लिया कि ये मेरे पति हैं और ये सब जो है फालतू के ढकोसले में पड़े हुए हैं, इनका अंतिम संस्कार समय से होना चाहिए। और उन्होंने स्वयं उनको मुखाग्नि दी। तो आज के डेट में कभी कभी अखबारों में खबर बनती है कि भाई किसी पिता के या माता के पुत्र नहीं था तो पुत्री ने अंतिम संस्कार करके जो है बड़ा एक काम किया समाज के लिए, या समाज की मान्यताओं से अलग इतर कोई काम किया। नहीं, ये वो पहला प्रयास नहीं है। ये प्रयास जो है सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन काल में ही कर लिया था। और शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था उसको, जिसको कह सकते हैं कि उसकी पूरी जिसमें निचोड़ उन्होंने अपने जीवन में उतार ली थी। शिक्षा का सबसे मूल उद्देश्य ये होता है कि आप तर्कशील बने, आप विवेकशील बने। ये नहीं कि हमने कह दिया तो आप मान लें, आप बुद्ध के बताए शिक्षाओं का अनुकरण करना शुरू कर दें। ये होता है शिक्षा का महत्व, और जिसका कि जीवंत उदाहरण आप जो है सावित्रीबाई फुले जी के पूरे जीवन से आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अगर उनके पूरे जीवन को अगर हम समझना चाहें कुछ चंद शब्दों में, तो हम देख सकते हैं कि उनका जो योगदान था भारत के नवनिर्माण में, तो वो देख सकते हैं कि वो उन्होंने उनको हम जो है सामाजिक गुलामी के, जिसको कह सकते हैं कि मुक्ति के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। तभी उनका क्रांति ज्योति नाम रखा गया था। फिर मानसिक गुलामी के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं कि भाई अगर आप शिक्षित हो गए, तो अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप वैवाहिक हैं, खासकर स्त्रियां, और पूरा स्त्रियों पर पूरा समाज ने अपना बोझ डाल रखा है। अगर जो है पुरुष के लंबी आयु के लिए व्रत स्त्री करेगी, पूजा पाठ स्त्री करेगी, तो व्रत और उपवास का शरीर के, जिसको कह सकते हैं आंतरिक संचालन में तो कुछ महत्व हो सकता है, लेकिन अगर ये कोई कहे कि व्रत करने से किसी की बेटे की उम्र बढ़ जाएगी, पति की उम्र बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल जिसको कह सकते हैं अंधविश्वास है। तो शिक्षा का जो एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी था उनकी शिक्षा का कि उन्होंने अंधविश्वास पर कुठाराघात किया, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी हुई। तो उनको हम जो है सामाजिक मानसिक गुलामी के प्रतीक, गुलामी को मुक्ति के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। दूसरा, धार्मिक गुलामी की मुक्ति के प्रतीक के रूप में कि जब उन्होंने ये जो बाल हत्या प्रतिबंध